Hey everyone, welcome back to Alliance IAS Academy online classes. My name is Himanshu Rawat and I'm your GS faculty for Polity. So आज हम अपने पॉलिटी रिवीजन टेस्ट का टेस्ट नंबर 2 अटैम्प्ट करने वाले हैं. रूल्स वही हैं जो टेस्ट नंबर 1 के थे. आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा. यू हैव टू प्रेस योर पॉज बटन, यू हैव टू टेक योर टाइम एंड यू हैव टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन. प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें. जो भी आपका आंसर होगा उस आंसर को आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना है, कमेंट करना है, ठीक. एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू हैव टू राइट योर फाइनल स्कोर एज वेल. मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस टेस्ट को अटैम्प्ट करने से पहले आप अपने नोट्स के साथ एक बार बैठें या एक ब्लैंक कॉपी के साथ बैठें और उसमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें. जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो या जो भी की वर्ड या की पॉइंट आप गलत करें या आपको समझ में ना आए, आप उसे नोट डाउन करें और लक्ष्मीकांत से दोबारा से उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करें, ठीक. एंड टेक इट वेरी सीरियसली. ये टॉपिक आपने कई बार पढ़े हैं, मैंने कई बार पढ़ाए हैं. सो इट विल बी अ टेस्ट ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप रियल एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं. रीड बिटवीन द लाइंस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बिगिन आवर नॉलेज वॉर. ओके, सो इस पूरी सीरीज़ को जो मैंने नाम दिया है दैट इज़ नॉलेज वॉर. इट विल बी अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर अटेंशन. आप कितने अटेंटिव होकर जो है क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, कितने अटेंटिव होकर आपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है. सो हेयर वी गो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ठीक, देखो जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले रियल एग्जाम में भी आपको क्या करना है, जो कीवर्ड हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन कीवर्ड्स को जो है हाईलाइट कर लें. हर कीवर्ड के लिए आप अलग अलग क्या कह सकते हैं, अलग अलग आप डायरेक्शंस या अलग अलग आप सिंबल या साइन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या फिर वो आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक. तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप हाईलाइट कर दें, ठीक. तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना है. आपके दो ऑप्शन है. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, टिल 1765 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ओनली ट्रेडिंग फंक्शंस एंड हैड नो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग. 1765 से पहले जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास केवल और केवल ट्रेडिंग राइट्स थे, ट्रेडिंग फंक्शंस थे और उनके पास किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग नहीं था. क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है? ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इन 1858 इन द वेक ऑफ द सुपाई म्यूटिनी द कंपनी एज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. You have to identify the correct option between the two. ठीक, one only, two only, both one and two, neither one nor two. So press your pause button, take your time and attempt the question. So here we go with the right answer. The right answer is A. It means only ए स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. जो आपकी पहली स्टेटमेंट है दैट 1765 तक जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास केवल और केवल ट्रेडिंग राइट्स थे, उनके पास किसी भी तरह का रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं था. इसको समझने की कोशिश करें, ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि 1765, अगर आपको याद हो तो 1765 में क्या हुआ था. 1765 में आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, ठीक. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो आपकी कंपनी है उस पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ दीवानी राइट्स एलोकेट हुए थे. कहाँ कहाँ के दीवानी राइट्स मिले थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बीबीओ के दीवानी राइट्स मिले थे, ठीक. तो इससे पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो इससे पहले कंपनी के पास केवल और केवल ट्रेडिंग राइट्स थी, ट्रेडिंग फंक्शनिंग थी. अगर हम बैटल ऑफ बक्सर की भी बात करते हैं या बैटल ऑफ प्लासी की भी बात करते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद भी कंपनी के पास रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, रिकॉग्नाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं थे, राइट. दे वर यूजिंग मीर जाफर एंड मीर कासिम एज पपेट किंग, लेकिन डायरेक्टली उनके पास राइट्स नहीं थे कि वो किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर सके या उनके पास किसी भी तरह के रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे. लेकिन अगर हम 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी हुई थी 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स को रिकॉग्नाइज्ड कर लिया जाता है. कूल, ठीक, क्लियर. और अगर हम देखें सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है यार, इसमें एक छोटा सा वर्ड है जो कि पूरे स्टेटमेंट को गलत कर देता है, दैट इज कंपनी एज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नहीं भाई,
क्राउन एज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी तो एबोलिश हो गया था, ये तो सिंपल पॉइंट है। ठीक, 1858 का जो एक्ट आया था, जो 1857 की सिपाही मिट्यूनी के बाद जो है इशू हुआ था, लागू हुआ था, उस एक्ट के हिसाब से जो कंपनी है उसको एबोलिश कर दिया गया था, और जो क्राउन रूल है उसने एज्यूम कर लिया था डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। सो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो मैंडेटरी कर देता है कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि वो क्या करेगा, वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। किस किस के बारे में रिपोर्ट करेगा? कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करेगा, रिपोर्ट करेगा, उसके सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, जो भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हिंदुस्तान में कंडक्ट किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, उनके बारे में भी वो रिपोर्ट करेगा पार्लियामेंट को। क्या ऐसा था? पहला आपको ये चेक करना है कि स्टेटमेंट कौन सा हमको सर्च करना है, करेक्ट देखना है या इनकरेक्ट देखना है। तो यहाँ पे करेक्ट देखना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773, तो पहला तो आपका कीवर्ड क्या है? आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। फिर आपको देखना है मैंडेटरी था या ऑप्शनल था। उसके बाद आपको देखना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। फिर आपको देखना है कि रेवेन्यू के बारे में बात हुई है, सिविल के बारे में बात हुई है, क्या मिलिट्री अफेयर्स के बारे में बात हुई है। ठीक, तो ये कीवर्ड्स हैं जिनको आपको अंडरलाइन करना है वाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस इन रियल एग्जाम लाइक कंडीशन। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म इट एज एन एक्सरसाइज। आपको हाथ चलाने, अपने आप को हाईलाइट करना है, पेन चलाना है। ठीक, एक तो ये स्टेटमेंट, ये सारी बातें आपको देखना है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है? ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और लास्ट ऑप्शन है आपका नीदर 1 नॉट 2। अगेन press your pause button and attempt the question, and please do not forget to write your answer in the comment box. That is mandatory, वो ज़रूर करना है। एक्सरसाइज है, so take it as an exercise. ओके, द राइट आंसर इज आंसर ए, यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो मैंडेटरी करता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि वो कंपनी के सिविल अफेयर्स के बारे में रिपोर्ट करेगा, मिलिट्री अफेयर्स के बारे में बात करेगा, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके बारे में वो रिपोर्ट करेगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। अगर आप अपनी लक्ष्मीकांत उठाएंगे तो लक्ष्मीकांत में आपको एज इट इज़ ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो आता है आपके 1773 के एक्ट के बाद। क्यों आता है? 1773 का जो एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। किस तरह की कमी थी? अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता में होता है, एलिजेम पे इसके जो है पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो बनते हैं इसके। तो यहाँ पर जो है कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके बीच में जो है क्लियर डिमार्केशन ऑफ अथॉरिटी नहीं था, तो उस तरह की कंडीशंस बन रही थी कि दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो रहा था। तो इस तरह की जो कमियाँ थी, जो एम्बिग्विटी थी, जो कन्फ्यूजन्स थे 1773 के एक्ट में, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में आता है। कूल, सो एक्ट ऑफ सेटलमेंट वाज नॉट नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट, दोनों अलग अलग एक्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्ट ऑफ 1833 वेस्टेड ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स ऑन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या 1833 का जो एक्ट था, उस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सभी तरह की सिविल और सभी तरह की मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी? यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक्ट ऑफ 1833 के अनुसार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके पास
ना सिर्फ सिविल बल्कि मिलिट्री पावर्स, दोनों की दोनों जो पावर्स थी वो उनको दे दी गई थी, उनके हाथ में दे दी गई थी। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, पहली बार 1833 का जो एक्ट होता है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1833 अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। 1833 का जो एक्ट होता है, पहली बार इस तरह की एक सरकार बनती है जिस सरकार की कंप्लीट अथॉरिटी होती है थ्रू आउट इंडिया। थ्रू आउट इंडिया मतलब जो भी हिंदुस्तान में ब्रिटिश पोजेशंस थे, जो भी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया थे, उनके ऊपर एक अथॉरिटी का शासन, एक अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन हमें पहली बार देखने को मिलता है 1833 के एक्ट के द्वारा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे? इसमें कीवर्ड क्या है? 1833 इसका कीवर्ड है। दूसरा, सिविल पावर, मिलिट्री पावर्स। चौथा, क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दोनों पावर थी, सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, दोनों पावर उनको दे दी गई थी। तो इस तरीके से आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगेन 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात हो रही है, तो यू हैव टू फाइंड कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरे हिंदुस्तान की अथॉरिटी दे दी गई थी। पूरे हिंदुस्तान की जब हम बात करेंगे तो हम ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया हैं। तो जितने भी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया थे, क्या सारे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई थी? ठीक, ओके। सो अगेन प्रेस योर पॉज बटन एंड थिंक अबाउट इट, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द राइट आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक, इसके अलावा 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपको रेगुलरली देखने को मिलते हैं, न सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में बल्कि अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनका एंड हो जाता है। ठीक, उनको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको याद होता हो तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी के जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको एबॉलिश कर दिया जाता है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, चाय और चाइना। लेकिन अगर हम 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये जो दो एक्सेप्शंस जो दिए गए थे, इनको भी वापस ले लिया जाता है। तो अगर हम कंप्लीट एबोलिशन के बारे में बात करें तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो कंप्लीटली एबोलिश कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को। ठीक, और उसके जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको भी ख़त्म कर देता है। ठीक, इसके अलावा पहली बार आपको देखने को मिलता है 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहली बार आपको एक कोशिश करती हुई देखने को मिलती है ब्रिटेन की सरकार एक ओपन कंपटीशन सिस्टम को लागू करने के बारे में। इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अडॉप्ट कर ली जाती है। पहली बार आपको लॉ कमीशन का गठन देखने को मिलता है, जिसके हेड कौन होते हैं आपके, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, कौन थे आपके हिंदुस्तान के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन। ठीक, इसके अलावा कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो विलियम बेंटिक। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडिया। जो आपका एक्ट ऑफ 1858 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, उसने हिंदुस्तान में डबल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया विद एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इसमें 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था विद एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अगेन प्रेस योर पॉज बटन, थिंक अबाउट इट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, द राइट आंसर इज़ ए ओनली। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान डाला गया था, अगर आपको याद हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर इन 1784। ओके, सो वो जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है 1858 में। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई तो गई थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं थी। ठीक, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको दोबारा से करेक्ट ऑप्शन सर्च करना है। पहली स्टेटमेंट, द एक्ट ऑफ 1861 अलाउड द वाइसरॉय टू नॉमिनेट इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो 1861 का एक्ट था वो वाइसरॉय को अलाउ करता है कि वो इंडियंस को नॉमिनेट करे अपनी
लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या ऐसा था? ठीक, अगेन आपको दोबारा से जो है क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। पहला इसमें कीवर्ड होगा एक्ट ऑफ 1861 के बारे में बात हो रही है। दूसरा, क्या नॉमिनेट करने के बारे में बात थी। तीसरा, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात थी। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, देन यू हैव टू पॉन्डर अपॉन दोज कीवर्ड्स कि बॉस क्या यहाँ पे तो कैच नहीं है कोई। ठीक, उसके बाद अगली स्टेटमेंट की बात करें, The Act of 1861 reversed the process of decentralization of powers among the presidencies। तो जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था वो स्टार्ट होता है। ठीक, 1861 का जो एक्ट होता है वो सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को, अगर आपको याद हो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, 1773 में। तो क्या 1861 का एक्ट सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को ख़त्म करके डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है? ओके। तीसरा, दिस एक्ट स्टार्टेड अ न्यू प्रैक्टिस ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। क्या इस एक्ट के द्वारा हिंदुस्तान में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है? चौथा है, इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चौथा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो आपके वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय को अलाउ कर दिया जाता है कि वो क्या करेगा, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्करेंस के, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी सहमति के। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। आपके ऑप्शन हैं 1 and 2 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 3 ओनली, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 and 4 ओनली, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें क्या गलत हुआ है। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखो तो द एक्ट ऑफ 1861 अलाउड द वॉइसरॉय टू नॉमिनेट इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अगर आपको याद हो तो सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, ये 3 लोग होते हैं जो पहली बार जो है वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किए जाते हैं। पहले इंडियंस होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है वॉइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें। ठीक, एक तो ये। दूसरा स्टेटमेंट, द एक्ट ऑफ 1861 रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स अमंग द प्रेसिडेंसीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसको रिवर्स कर दिया जाता है। एक बार आप लक्ष्मीकांत देखें तो लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ उन्होंने ये पॉइंट लिखे हैं कि किस तरीके से आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक, इनके जो मैकेनिज्म होता है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, दिस एक्ट स्टार्टेड अ न्यू प्रैक्टिस ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, नोबडी, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअल में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था 1859 में। 1861 में हुआ क्या, 1861 में सिर्फ उस सिस्टम को रिकग्नाइज़ किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको वैलिडिटी प्रोवाइड की गई। ठीक, तो उसको लेजिटिमेट किया गया, उसे आइडेंटिफाई किया गया, रिकग्नाइज किया गया। अदरवाइज जो पोर्टफोलियो सिस्टम था इट वाज ऑलरेडी वाज प्रैक्टिस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859, इसको 1859 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, ये तो इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ बिल्कुल ठीक। ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर जो है वो दी जाती है वॉइसरॉय को, और उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए उसको ज़रूरत नहीं थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी परमिशन की या उसकी कॉन्करेंस की। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बात हो रही है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की। फर्स्ट ऑप्शन, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके साइज़ को बढ़ा दिया गया। तो पहला तो ये कि क्या ऐसा हुआ था, दूसरा कीवर्ड ये है कि इस दोनों जगह सेंट्रल और प्रोविंशियल, तो आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके साइज़ को बढ़ा दिया गया, जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके साइज़ को भी बढ़ा दिया गया। तो अगेन आपको इसको अंडरलाइन करना है, तो थिंक अबाउट इट कि क्या दोनों को बढ़ाया गया था, क्या एक को बढ़ाया गया था, बढ़ाया गया भी था या नहीं बढ़ाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी।
यानी कि जो आपकी देखो ऑफिशियल मेजोरिटी और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी का बहुत सिंपल सा मतलब अगर आप समझने की कोशिश करो तो अगर ब्रिटेन के लोग हैं, अगर यूरोपियन हैं तो उनको ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर काउंट किया जाएगा, और अगर इंडियन है तो उनको नॉन ऑफिशियल काउंट किया जाएगा। ये एक बहुत सिंप्लीफाइड और एक बहुत सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन आप दे सकते हैं जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। तो ये कहता है कि अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आपके ऑफिशियल मेजॉरिटी है उसको रिटेन किया गया, यानी ब्रिटेन के और यूरोप के जो लोग थे, जो मेंबर थे, उनको ज़्यादा संख्या में वहाँ पे रखा गया, मेजॉरिटी में रखा गया, बहुमत में रखा गया। और अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वहाँ पर आपके नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ किया गया। क्या ऐसा था? तीसरा, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट क्वेश्चंस एंड मूव रिजोल्यूशंस ऑन द बजट। तो जो आपके सदस्य थे उनको अलाउ किया गया कि वो सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछें और इसके अलावा रिजोल्यूशन भी पास कर सकें बजट के ऊपर। तो अगेन इसमें दो कीवर्ड आ जाते हैं, क्या सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछने की इजाज़त दी गई थी, और दूसरा जो कीवर्ड है क्या रिजोल्यूशन पास करने की इजाज़त दी गई थी, यानी बजट के ऊपर रिजोल्यूशन पास करने की परमिशन मिली थी या नहीं मिली थी अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1909। चौथा जो स्टेटमेंट है दैट इज सत्येंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एसपी सिन्हा जो हैं वो पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। दो तरह की काउंसिल होती थी आपकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक, तो क्या पहले जो इंडियन थे वो एसपी सिन्हा थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 3 इंडियन पहली बार वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। तो अगेन प्रेस योर पॉज बटन, थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही हैं। जो भी हमने ऊपर स्टेटमेंट डिस्कस करी है सारी स्टेटमेंट सही हैं इसमें। इसके अलावा अगर 1909 के एक्ट के बारे में बात करें तो इसको हम मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। एसपी सिन्हा ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो ज्वाइन करी थी वॉइसरॉय की, कैसे ज्वाइन करी थी? तो ही हेल्ड द प्रोफाइल ऑफ लॉ मेंबर। लॉ मेंबर थे ये आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक, ये पूछा गया है कई बार एग्ज़ाम में, तो याद रखना एसपी सिन्हा जो है पहले हिंदुस्तानी होते हैं जो एग्जीक्यूटिव को में शामिल होते हैं एज अ लॉ मेंबर। ठीक, इसके अलावा 1909 ज़्यादा जाना जाता है किस चीज़ के लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को, उसके लिए 1909 ज़्यादा फेमस है। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the Government of India Act 1919. Again you have to find out the correct option. किस एक्ट के बारे में बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी टू फेडरल। यानी जो आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था जो कि सेंट्रलाइज था और यूनिटरी था, उसको बदल कर फेडरल कर दिया जाता है। क्या ऐसा था? ठीक, दूसरा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इन प्रोविंसेस वर अलॉटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर एज द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दो तरह के से आपके जो विषय थे, जो सब्जेक्ट्स थे, उनको डिवाइड किया जाता है ट्रांसफर्ड में और रिजर्व में। तो जो ट्रांसफर्ड था स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास थे प्रोविंसेस में, और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास थे। क्या ऐसा था? रिवर्स तो नहीं था। तीसरा, द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज अ ग्रेट सक्सेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द प्रोविंसेस। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो डायरकी थी ये काफ़ी हद तक कामयाब रही, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। चौथा स्टेटमेंट है दिस एक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। ये जो एक्ट है पहली बार हिंदुस्तान में डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 2 and 4 only. All of these statements are correct. तो आपको सही स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। प्रेस योर पॉज बटन अगेन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट गलत है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट कहता है चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी टू फेडरल। ऐसा नहीं था, पावर दी गई थी प्रोविंसेस को, राइट, लेकिन जो
मेन जो अथॉरिटी थी, जो पावर सिस्टम जो था, जो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट था, वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड ही था, वो अभी भी यूनिटरी ही था। तो हम ये नहीं कह सकते कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद आपका सेंट्रलाइज सिस्टम, आपका यूनिटरी सिस्टम जो है वो फेडरल में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगेन, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप ये नहीं सोचेंगे कि कुछ पावर दे दी गई थी प्रोविंसेस को तो हम ये कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर हो गया था। यस, हम थोड़ा सा कम सेंट्रलाइज्ड हुए थे, हम थोड़ा सा कम यूनिटरी हुए थे, लेकिन हम थे अभी भी सेंट्रलाइज्ड और हम थे अभी भी यूनिटरी। वी वर नॉट अ फेडरल कंट्री एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक। और दूसरा, एज इट इज़ स्टेटमेंट आपको लक्ष्मीकांत में भी देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि डायरकी का जो सिस्टम था वो कम्प्लीटली फेल हो गया था, इसलिए तो उसको हटाया गया था, इसलिए तो उसको प्रोविंसेस से हटाने के बारे में रिकमेंडेशन किया गया था। ठीक। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डायरेक्ट इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। हालांकि इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है 1892 का जो एक्ट था। ठीक। लेकिन उसमें भी द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज्ड। उसमें भी जो सिस्टम था इलेक्शन का, उसके लिए नॉमिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो लेटर एंड स्पिरिट के साथ डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं 1919 के एक्ट में। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, सिखों को दे दिया जाता है, इंडियन क्रिश्चियंस को आगे फॉरवर्ड होता है, एंग्लो इंडियंस को दिया जाता है, यूरोपियंस को भी दिया जाता है। कौन सा सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में बात करें, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में और पहली बार मुस्लिम्स को दिया गया था। 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई कमिश्नर की जो पोस्ट थी, उसका जो ऑफिस था, वो पहली बार आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत। और लंदन में हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको गठन देखने को मिलता है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस एक्ट के तहत 1926 में बनाया जाता है। कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन पे? तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक। तो जो आपका ली कमीशन था वो रिलेटेड था आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट से। ठीक। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है प्रोविंशियल बजट जो है वो सेंट्रल बजट से अलग कर दिया जाता है, यूनियन बजट से अलग कर दिया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक। इसमें एक और पॉइंट ये रहता है कि 10 साल के बाद हम एक कमीशन का गठन करेंगे, स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन करेंगे, जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के जो भी सक्सेस है या फिर जो भी फेलियर है, जो भी परफॉर्मेंस है, उसको एनालाइज करेगा और उसको इम्प्रूव करने के बारे में बात करेगा। ओके। ठीक। और इसी के तहत साइमन कमीशन का गठन होता है। 1927 में उसको बनाया जाता है, 1928 में वो हिंदुस्तान पहुंचता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन? आपको बताना है साइमन कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, क्या क्या अनुशंसाएं थी। ठीक। पहला, एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। क्या साइमन कमीशन ने डायरकी में प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म करने के बारे में रिकमेंड किया था? दूसरा, एबॉलिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या उसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ख़त्म करने के बारे में बात की है? एबॉलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्या वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम था, जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम था, उसको एबॉलिश करने के बारे में बात कर रहा है? और चौथा है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन। क्या उसने फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने के बारे में बात की है? आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी साइमन कमीशन ने, इनमें से कौन कौन सी रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने दी थी। प्रेस योर पॉज बटन, थिंक अबाउट इट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस की बात करें तो यस, साइमन कमीशन ने डायरकी को ख़त्म करने के बारे में बात की थी, जिसको उठाकर बाद में सेंटर में डाल दिया जाता है। अब डायरकी क्या होता है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और डायरकी में क्या डिफरेंस होता है, पूरा चार्ट बना के हम लोगों ने कई बार कवर किया है। ओके। सेकंड स्टेटमेंट, एबॉलिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नहीं यार, एबॉलिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, वो एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है। एबॉलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, अगेन इसके बारे में उसने बात नहीं करी है। अगेन वो दोबारा से एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में बात कर रहा है
कि अब सिर्फ जो है इंडियन क्रिश्चियंस को नहीं देना है, मुस्लिम्स को नहीं देना है, एंग्लो इंडियंस को नहीं देना है, बल्कि और जो आपकी क्लासेस हैं, डिप्रेस क्लासेस हैं, विमेन हैं, लेबर हैं, इनको भी आगे फॉरवर्ड करना है कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ख़त्म करने के बारे में नहीं, उसको बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है। चौथा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, साइमन कमीशन के बारे में बात करें तो 1927 में अपॉइंट होता है, 28 में हिंदुस्तान आता है। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 7 मेंबर होते हैं। इसको हम वाइट कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग इसमें यूरोपियन थे, एक भी इंडियन नहीं था। और दैट इज़ द रीज़न इसको बॉयकॉट किया गया था, ऑलमोस्ट सारी पार्टीज़ के द्वारा किया गया था। सिर्फ मद्रास की जस्टिस पार्टी ने इसको बॉयकॉट नहीं किया था। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर ने इसको बॉयकॉट नहीं किया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग के भी 2 सेक्शंस थे, तो जिन्ना ने इसको बॉयकॉट किया था। और जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, दूसरा जो सेक्शन था वो सैफ़ी सेक्शन शायद था, उसने इसको सपोर्ट किया था। इसके अलावा हिंदुस्तान में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग, जिन्ना वाला जो सेक्शन था, उन सब ने इसको बॉयकॉट किया था। ठीक ठीक, क्या क्या रिकमेंडेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली अभी। 9th क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। पहला स्टेटमेंट है, कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 वाज एक्सक्लूसिवली अवॉर्डेड टू डिप्रेस क्लासेस। ठीक, क्या ऐसा था? 1932 में जो कम्युनल अवार्ड एलोकेट किया गया था, अवार्ड किया गया था, वो एक्सक्लूसिवली डिप्रेस क्लासेस के लिए था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, गांधी जी वेंट ऑन टू अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवड़ा जेल फॉर द डिमांड ऑफ एबोलिशिंग द कम्युनल अवार्ड। गांधी जी जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे थे पुणे की यरवड़ा जेल में। क्या डिमांड थी उनकी? कम्युनल अवार्ड को एबोलिश करना। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। दोनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है, पहला तो ये कि क्या कम्युनल अवार्ड 1932 में था, क्या वो एक्सक्लूसिवली डिप्रेस क्लासेस के लिए था। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो क्या वो फास्ट एंड टू डेथ में बैठे थे या वो सिर्फ विरोध कर रहे थे। दूसरा, क्या वो यरवड़ा जेल में बैठे थे। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, आपको सोचना है, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ओके, सो अगेन टेक अ पॉज एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो राइट आंसर इज डी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कैसे गलत हैं? अगर हम बात करें आपकी कम्युनल अवार्ड की, तो कम्युनल अवार्ड जो 1932 में दिया गया था वो केवल और केवल डिप्रेस क्लासेस के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहा था। और जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो उस कम्युनल अवार्ड में जो चीज़ें मेंशन थी, दैट वाज टू कंटिन्यू द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। बस इसमें क्या किया गया? इसमें इंक्लूड कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो ये एक्सक्लूसिवली डिप्रेस क्लासेस के लिए नहीं था, ये सब के लिए था जिनके पास ऑलरेडी ये अवेलेबल था। उनके साथ जो है हमने क्या किया, डिप्रेस क्लासेस को इसमें इंक्लूड कर दिया। सो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो यस, बिल्कुल गांधी जी बैठे थे फास्ट एंड टू डेथ में, लेकिन एबॉलिश करने के लिए नहीं, मॉडिफिकेशन के लिए बैठे थे। राइट, ही वॉज आस्किंग कि भैया ये जो कम्युनल अवार्ड आपने दिया है इसको मॉडिफाई करो। एबोलिश करने के बारे में बात नहीं किया उन्होंने, उसको मॉडिफाई करने के बारे में बात कर रहे थे कि जो आपने डिप्रेस क्लासेस को इसमें इंट्रोड्यूस किया है आपको वो नहीं करना है। ठीक, तो फास्ट एंड टू डेथ बैठे थे फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द कम्युनल अवार्ड, नॉट फॉर द एबोलिशमेंट ऑफ द कम्युनल अवार्ड। एम आई क्लियर? ओके, so next question and probably the last question of the day. Again you have to find the correct option. Government of India Act 1935 से related. पहला statement, it provided for the universal adult franchise for the first time in India. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हिंदुस्तान में पहली बार लागू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ज़रिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? दूसरा, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, तो जो आपका 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्या ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बात कर रहा है? तो आपको अगेन टेक अ पॉज बटन एंड फाइंड द करेक्ट आंसर कि क्या ये सही है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब ये कि केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। देखो यार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर आप देखें तो जो आपका
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, उसके बाद भी जो वोटिंग राइट्स थे वो केवल और केवल 10% इंडियंस के पास पहुंच पाए थे। 90% जो इंडियन पॉपुलेशन थी उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, 1935 के एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में बात हो रही है। जनरल पॉइंट है, सबको पता है, ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब ब्रिटिश इंडिया और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका एक कॉन्फेडरेशन होगा, उनका एक जॉइंट फेडरेशन होगा। ठीक, कभी ये हो नहीं पाया, ये प्रावधान था लेकिन ये कभी हो नहीं पाया। एबॉलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म किया और इसको सेंटर में अडॉप्ट कर लिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म, ठीक, दो सदन जो होते हैं उसको हम बाइकैमरलिज्म कहते हैं। तो 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस ऐसे थे जहाँ पे बाइकैमरलिज्म को अडॉप्ट कर लिया गया। प्रोविंस जो आपके कम्युनल अवार्ड थे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया और किसको शामिल किया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को, वेमेन को और लेबर को। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। 1935 का जो एक्ट आता है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को, वेमेन को और लेबर को यानी मजदूरों को शामिल कर लेता है। किस चीज़ में, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन में। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी जो 1858 में बनाई गई थी, जिसमें 15 सदस्य हमने देखे थे, ठीक, तो वो जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। याद रखना, सेक्रेटरी को नहीं एबॉलिश हुआ है, सेक्रेटरी अभी है, उसको असिस्ट करने के लिए एडवाइज़र्स बनाए गए हैं, लेकिन जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज, जो पहले तो 10% से कम इंडियंस थे जिनके पास वोट देने का अधिकार था। 1935 के एक्ट के बाद 10% से ज़्यादा लोग, लगभग 10% के आसपास जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स मिल गया। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था यहाँ पर। तो किस चीज़ के आधार पर वोटिंग राइट्स मिले थे, प्रॉपर्टी के आधार पर, टैक्स के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर। ठीक, आरबीआई का गठन आपको देखने को मिलता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का भी देखने को मिलता है और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन एक से अधिक राज्यों के लिए भी आपको देखने को मिलता है। और देखने को मिलता है आपको फेडरल कोर्ट, जिसका गठन 1937 में किया जाता है। तो फेडरल कोर्ट आज जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, याद रखना, जो 1937 में जो फेडरल कोर्ट बना था वो आज का सुप्रीम कोर्ट है, ना कि वो जो कि 1774 में बना था। वो जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो केवल और केवल कलकत्ता तक ही सीमित था, बंगाल तक ही सीमित था। ठीक, सो दिस इज़ इट एंड वी शैल कंटिन्यू दिस सीरीज़ और चैप्टर वाइज जाएंगे। आज सिलेबस मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिया था ताकि आप एक कर्सरी लुक ले लें पूरे के पूरे सिलेबस में, आपका रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। बट मैंने अपने आप को कन्फाइन किया केवल एक चैप्टर तक और इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और जैसे जैसे वक्त मिलता रहेगा मैं कोशिश करूँगा कि एमसीक्यूज़ के थ्रू जो लोग ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं, जो एडवांस बैच मेरा जो चल रहा है, उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिले इन चीज़ों का। तो टफ से टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सो ऑन दिस वेरी नोट, थैंक यू सो मच फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर फाइनल स्कोर इन द कमेंट बॉक्स एंड बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। बहुत ऑनेस्टली इस स्कोर को देना। ओके, सो सी यू देन वेरी सून। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू।